नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पंचायत एंड म्यूनिसिपल। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पंचायत के बारे में। ठीक है, दो टॉपिक हैं, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी किसके अंडर आते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, आज बात करते हैं पंचायत के बारे में, कल बात करेंगे किसके बारे में? म्यूनिसिपैलिटी के बारे में। ठीक है, अभी पंचायत का भाई हिस्टोरिकल रूट क्या है? इनका हिस्टोरिकल रूट है कि सभा और समिति। अब ये क्यों मैं ये चीज़ बता इसलिए रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन आया, ठीक है, तो अपने पास बैकग्राउंड में, इंट्रो में, इन सब चीज़ों में ना लिखने के लिए ये सारी चीज़ें रहेंगी। जब लिखोगे तो वट पड़ेगा कि भाई अच्छा पढ़ के आया है बंदा, ये हिस्ट्री को आज के टॉपिक से कनेक्ट कर रहा है ना। जो पुरानी चीज़ें चली आ रही है, जैसे ब्रिटिश राज में म्यूनिसिपैलिटी आई है ना, कौन लाया ये बताओ? सामने लिखा है, खैर, लॉर्ड रिपन। ठीक है, इनको कहा जाता है, इनको क्या, इसको कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। इसने क्या किया कि भाई एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर एक रिजोल्यूशन लाया। मेन एम इन लोग का यही था कि भाई म्यूनिसिपैलिटी बनेगी तो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में हम लोग लूट मचा सकेंगे, मतलब टैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें ये इकट्ठी कर सकेंगे। ऊपर से और क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी आसान हो जाएगा। और पंचायत का इससे पहले, इस पंचायत का तो बहुत पुराना है, उसका सभा समिति तब से चला आ रहा है, जैसे जब अलग अलग वो हुआ करते थे, क्या बोलते हैं, डायनेस्टीज़ हुआ करती थी, तो उस ज़माने से चला आ रहा है। ठीक है, अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किसने किया? पहले नहीं था अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बाद में आया ये। किससे? अमेंडमेंट से आया, बाद में आया। तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी। ये कहा भाई 1992 में आई। 73rd से कौन आया? पंचायत आई। 74th से कौन आया? ये म्यूनिसिपैलिटी आई। ठीक है, और इनको क्या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। और ये मेनली इसलिए आई कि देखो, एक तो नेशनल लेवल पे सरकार हो गई, फिर स्टेट लेवल पे सरकार हो गई। अब लोकल नीड्स भी तो होती है कुछ, गाँव में, देहात में, या फिर आपके ही शहर के अंदर लोकल एरिया, मतलब फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या नीड है ना, तो इस लेवल पर चीज़ें रहती हैं। अब देखना पड़ता है कि भाई यहाँ पर ये चीज़ नीड है, यहाँ पर पानी की है, एक जगह पानी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, वो चीज़ वहाँ को कंट्रोल करनी पड़ेगी। दूसरी जगह नाली ठीक नहीं है, तीसरी जगह स्कूल ठीक नहीं है, या फिर ऐसी चीज़ें बहुत सारी अलग अलग जगहों पर अलग अलग नीड्स रहती हैं। ठीक है, तो उसके लिए ऊपर से डीपीएसपी में भी दे रखा था, तो उसको मटीरियलाइज आज नहीं तो कल तो करना ही था। ठीक है, गांधी जी का भी विज़न था कि भाई ग्राम स्वराज मतलब विलेज का सेल्फ रूल हो। इसमें यही तो होता है कि ग्राम सभा रहती है, वो सारे लोग, मतलब वोटर्स जितने भी रहते हैं 18 से ऊपर, वो रहते हैं, वो सब डिसाइड करते हैं कि भाई, डिसाइड मतलब वोट करते हैं, और फिर एक चुन लेते हैं पंचायत को कि ये लोग अब देखेंगे कि कैसे चलेगा। सारी जो प्रधान वगैरह होता है, पंचायत आई नहीं थी सीरीज़, वही सब। ठीक है, और फिर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क देख लेते हैं किसका? पंचायत का। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, बता चुका हूँ ऊपर अभी। ठीक है, तो उसने मटीरियलाइज किया किसको? पंचायत को, कि भाई पंचायत अब से भारत में बनेगी। लेकिन कई सारी, इससे पहले ना, ये आने से पहले, इससे पहले कई सारी कमिटीज़ आई थी। ठीक है, उतना रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये तो पता ही रहता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, है ना, थुंगौन कमेटी, ऐसे ये सारी कमिटीज़ आई। तो इन लोगों ने अपने अपने इनपुट्स दिए, और फिर उसके बाद एक लॉ बन गया जो कि आज हमारे सामने है। ठीक है, अब 73rd अमेंडमेंट ने कुछ प्रोविजंस दिए होंगे पंचायत के लिए, वो देख लेते क्या है। पहला क्या है, 3 टियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, 3 टियर स्ट्रक्चर है, मतलब ये नहीं यूनियन है, स्टेट है, और फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट आ गई, ये नहीं है। ये तो है ही है, खैर, यूनियन है, स्टेट है, फिर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में भी क्या कर देना है भाई? विलेज लेवल पर है, क्या बनाना है? ग्राम पंचायत बनानी है। फिर विलेज लेवल से थोड़ा ऊपर उठेंगे, कई सारे विलेज को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ब्लॉक बन जाएगा, पंचायत समिति बन जाएगी। कई सारे ब्लॉक मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा, उसको क्या बोल देंगे? जिला परिषद। कई सारे जिला बना दोगे तो क्या बन जाएगा? स्टेट। कई सारे स्टेट बना दोगे तो क्या बन जाएगा? यूनियन। समझ गए? समझ गए। तो इस स्ट्रक्चर से ना, टीयर वाइज स्ट्रक्चर से जो गवर्नेंस होती है ना, मल्टीपल लेवल पर होती है, और कुछ जो चीज़ें छूट भी रही होती है ना, वो भी नहीं छूटती है, कि अच्छे से मॉनिटर हो पाए एक से एक चीज़ें। और ये देखकर तुम्हें पता ही चल रहा है कि बॉटम अप अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं, मतलब ग्राम पंचायत पे ज़्यादा फोकस है, उसके ऊपर पंचायत समिति, उससे ऊपर ज़िला परिषद। ठीक है, और इसके जो इलेक्शंस होते हैं ना, वो डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझते हो? जैसे राज्यसभा के इलेक्शन क्या होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं। हम नहीं चुनते, लेकिन हमारे चुने हुए जो लोग हैं, लोग मतलब एमपी कह रहा हूँ, एमएलएज वगैरह, ये सब लोग चुनते हैं, या फिर म्यूनसिपैलिटी और भी ये सब लोग मिलकर
ये क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा को चुनते हैं। ठीक है, समझ गए, समझ गए। यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन रहता है सभी तीनों लेवल पर, तीनों लेवल समझे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इन तीनों तीनों लेवल पर सभी मेंबर इलेक्टेड होते हैं डायरेक्टली। कुछ वैसे भी मेंबर्स होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है, जिनको कहीं से अपॉइंट किया जाता है, जो एक्स ऑफिशियो होते हैं। कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं, लेकिन ये स्टेट बाय स्टेट डिफर करता है। ठीक है, ठीक है। अब इतनी सारी चीज़ें बना रहे हैं तो रिजर्वेशन तो आएगा ही भाई। देख लेते हैं रिजर्वेशन को। रिजर्वेशन ट्रेन वाला नहीं है ये रिजर्वेशन है कि भाई जो ऐसी वल्नरेबल सेक्शंस थे पुराने ज़माने में, ठीक है, तो उनको आज पैरिटी पे लाने के लिए, उनको इक्विटी देने के लिए कि भाई तुम लोग के साथ जो इतना बुरा बुरा हुआ पहले, उसको इक्वल पे लाने के लिए हमारे बराबर उनको कुछ चीज़ें रिजर्व कर दी गई। कुछ चीज़ें मतलब सीट वगैरह, सीट मतलब कि भाई 100 सीटें हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब 100 बंदे ही चुन के आएंगे, उसमें से कर दिया कि भाई 33 लोग जो होंगे वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर दी जाएगी। ठीक है, तो क्या है इसके अंदर, SC ST और वुमेन के लिए एटलीस्ट कम से कम 1/3 सीट तो रिजर्व करनी है। मैक्सिमम कितनी करनी है वो नहीं पता, कम से कम तो 1/3 है। ठीक है, और इसीलिए ये लोग 1/3 ही करके चलते हैं। वैसे क्या होता है भाई, मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, और दूसरा वुमेन से रिलेटेड क्या है, जेंडर इक्वालिटी हो जाती है। वह अभी भी देखते होगे जुडिशरी में भी जेंडर इक्वालिटी नहीं है। देखोगे भाई, खुद सर्च करना तुम्हें पता चल जाएगा कि 33 शायद जज हैं टोटल। ठीक है, उनमें से कितने जज महिला जज हैं। ठीक है, ऐसी बाकी स्टेट के हाई कोर्ट्स देखोगे उसमें भी तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम उसको क्या बोलते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ये विधान परिषद, विधानसभा, इन सबको भी देख लोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कितनी है। अब जब वुमेन नहीं रहेंगी तो वुमेन अपनी नीड्स बताती है, जैसे अपन चाह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट क्या बताती है, लोकल नीड्स बताती है, ऐसे ही वुमेन जो है क्या बताएंगी, वुमेन्स की नीड बताएंगी कि उनको क्या चीज़ ठीक है, उनके लिए किस तरीके का लॉ होना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं कैसे गवर्न होनी चाहिए वो, है ना। फिर अब ये इस एक्ट ने, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट ने, 73rd वाले ने और चीज़ बताई, क्या बताई कि भाई स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दो। क्यों क्यों बनाना है, क्योंकि यार इलेक्शन भी तो करवाना है, किसका, पंचायत वगैरह का, तो कौन कराएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट लेवल का वो नहीं कराता है इलेक्शन, वो पंचायत लेवल का, म्यूनिसिपैलिटी लेवल का ही इलेक्शन करवाता है। ठीक है, समझ गए, समझ गए। किस लिए, फ्री फेयर और टाइमली इलेक्शंस हो। ये कि मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, क्यों, सही बात है, अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो बायसनेस आ जाएगी ना इसके अंदर। सब ये सब बातें काल्पनिक हैं, ठीक है, एक तरीके से ये मान लो। फिर देख लेते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये क्या है, नेशनल फाइनेंस मतलब वो फाइनेंस कमीशन होता है एक। फिर आ गया स्टेट फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन भी 5 साल पे बनता है, ये भी सेम 5 साल पे बनता है। क्या रिकमेंड करेगा कि भाई किस तरीके से रिसोर्सेज जो है स्टेट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास आ जाएं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें, टैक्सेस, ड्यूटीज़, ग्रांट इन एड, ये सारी चीज़ें, जिससे क्या होता है, ये जो पंचायत होता है, अब उनको गवर्न करना है पंचायत को, तो कहाँ से करेंगे भाई, पैसा होगा तभी तो कर पाएंगे। तुम्हारे पास पैसा रहता है, तुम चिज्जी खरीद लेते हो, कुछ खरीद पाते हो, नहीं खरीद पाते। मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कुछ कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। ऐसी पंचायत का है, ऐसी इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ का है, अगर उनका पैसा ही नहीं रहेगा तो आगे गवर्न कैसे करेंगे लोगों को। ठीक है, ठीक है। अब देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़ होती हैं, ये करती हैं, कॉन्सोलेट करती हैं प्लान्स, किसके बनाए हुए, पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ के। ठीक है, इनको कंसोलिडेट करती है और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान करती है, मतलब एक तरीके से इंश्योर करती है कि भाई स्टेट और नेशनल डेवलपमेंट गोल एक साथ हाथ में हाथ डाले चलते रहें। ठीक है, ठीक है। फिर है 11 शेड्यूल, देख लेते हैं। 11 शेड्यूल में सिंपल यही है, वो याद है तुम लोग को, सारे शेड्यूल याद होने चाहिए। उस वो एक निमोनिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM करके। ठीक है, तो ये याद कर लेना, सारे शेड्यूल याद होने चाहिए भाई। 11 शेड्यूल में क्या है, लिस्ट करता है 29 सब्जेक्ट, कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें। ठीक, अब है कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट। ये हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि अभी ना कुछ कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स हुई थी 20-25 के अंदर। 20-25 मतलब 20-25 तक, अभी 2024 में भी एक कुछ रिपोर्ट आई थी, 20-25 में भी कुछ हुआ था, तो सारी चीज़ें देख लेते हैं। ये है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है, कब आया ये, 2025 में आया, बताया था ना अभी, मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा था, देखा नहीं था। ठीक है, पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। किसने पब्लिश किया है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने किया है। किसको किया है,
पंचायत पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है ये एक मल्टी डोमेन मल्टी सेक्टोरल इंडेक्स है, इवेलुएट करता है भाई कि डेवलपमेंट परफॉर्मेंस किसकी, पंचायत की। ठीक है, बस यही सब चीज़ें हैं। फिर ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए एग्जाम्पल में डालने के लिए। डिवोल्यूशन इंडेक्स है 2024 में आया था, इसको रिवाइज़ किया गया 2025 में फेब में। ये याद मत करना कब रिवाइज़ किया गया, ठीक है 2024 का है ये इंडेक्स, इतना याद रखना। इसमें कर्नाटका ने टॉप किया था, जिसके अंदर बता रखे थे स्ट्रॉन्ग डिवोल्यूशन है पावर्स का इन सब चीज़ों का, और उत्तर प्रदेश ने और बिहार ने थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है, कहा जाता है सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, लेकिन ठीक है इन लोगों के हिसाब से ठीक ही बताइए। और बताना यार तुम लोग कमेंट में कि भाई तुम लोग कहाँ कहाँ से हो, देखते भी हो जो एक आधा लोग वीडियो, तो बताना कहाँ कहाँ से हो। मैं तो बनारस से हूँ भाई, बता दिया मैंने। हे। फिर कैग रिपोर्ट ऑन अर्बन लोकल बॉडीज़, कैग क्या है पढ़ा है तुम लोगों ने, बताना ज़रा कैग क्या है, कौन से आर्टिकल में दे रखा है। तो कैग क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, ये एक रिपोर्ट निकालते हैं किस पे, अर्बन लोकल बॉडीज़ पे। इन्होंने हाईलाइट किया कि भाई 42% गैप है किसके बीच में, रिसोर्स एलोकेटेड एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कितना पैसा एलोकेट हुआ और असल में कितना पैसा खर्चा हुआ, अक्रॉस 18 स्टेट इन्होंने कैलकुलेट किया था ये, मतलब देखा था। तो 42% गैप आया, जिससे कि पता चलता है कि भाई फिजिकल मिसमैनेजमेंट और इनएफिशिएंसी, अच्छे से काम हो नहीं रहा है ना। फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का पैनल है किस पर, इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव पर। 2023 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आधार पर बना था, बस इतना ही है इसके अंदर। एनालिसिस देख लेते हैं किसका, पंचायत का। इशू देख लेते हैं और क्या देखना है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो एक चार की डायमेंशन है इसको मतलब देखने के, एनालाइज करने के लिए। पहला है फ्रेमवर्क कह रहा है, ठीक है। दूसरा फंक्शंस पे, तीसरा फाइनेंसिस पे, चौथा फंक्शनरी पे। ये 4F क्या बोलते हैं 4F ये मेथड होता है, ठीक है। इस पे जज करते हैं किसी इंस्टीट्यूशन को, इन सारी चीज़ों को। नया पता लगाओ तो कोई बात नहीं, पता लग गया है तो लिख लो भाई कहीं पर, जैसे कि आंसर में ये सारे कीवर्ड वगैरह डाल पाओ। ठीक है, फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क में क्या आएगा, एडेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। ये डायमेंशन जो होता है ना, एग्जामिन करता है कि भाई स्टेट जो है कंप्लाई कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट जो 73rd अमेंडमेंट ने दिया है। ठीक है, तो उस बेस पे देख लेते हैं। इशू क्या है इसमें कि कन्फर्मिटी लॉज एंड इलेक्शन, जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने कॉन्फर्मिटी लॉज बनाए हैं, मतलब ऐसे लॉज बनाए हैं जो अलाइन हो किसके साथ, 73rd अमेंडमेंट के साथ। ठीक है, और जिससे क्या और क्या करा रहे हैं, इलेक्शन करा रहे हैं जो कि हर कुछ समय पर रहे, हर 5 साल पर रहते हैं। और हाँ ये बताना कि भाई अगर 5 साल से पहले डिज़ोल्व हो गई पंचायत, ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या चीज़ें होनी चाहिए। रुकना है, पानी वानी पी लूँ। ठीक है, तुम लोगों ने पंचायत वगैरह भी देखी होगी, तो उसमें तुम लोगों को पता चला होगा कि भाई जो महिला है उनके लिए रिजर्व है सीट, वो जीत तो जाती हैं लेकिन वो ऑफिस में नहीं बैठती, उनकी जगह उनके हस्बैंड जो है वो गवर्न कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, वो है ना कि भाई आपके पास अथॉरिटी क्या है इस पोस्ट पे बैठने की, लेकिन हाँ ये लोग करते हैं कि भाई महिलाओं को जितवाते हैं, अपनी बीवियों को खड़ा कर देते हैं, क्योंकि इनको टिकट मिलना आसान होता है, इनके लिए रिजर्व है सीट, तो उन्हें खड़ा कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, जब खड़े हो गए, लेकिन जो काम होता है वो असल में आदमी कर रहा होता है, वो प्रधानपति वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ चल रहा होता है, उसे प्रॉक्सी पोस्ट भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर एक डेटा भी लिखा हुआ है, देख लो कि 14 लाख औरतें जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो इलेक्टेड पोजीशन पर हैं इस समय, जो फुलफिल कर रहा है 1/3 रिजर्वेशन मैंडेट। ठीक है, और क्या है, लैक ऑफ ऑटोनॉमी है, वो तो रहती ही है हर जगह। ठीक है, अब देख लेते हैं डिवोल्यूशन ऑफ सब्जेक्ट, मतलब कि भाई कितनी पावर इन लोगों को दी गई है। ठीक है, 11 शेड्यूल लिस्ट करता है 29 सब्जेक्ट कि भाई ये चीज़ें डिवोल्यूशन मतलब नीचे दे दो किसको, पंचायत वगैरह को। लेकिन लेस देन 20% स्टेट हैं, मतलब समझ लो 10 में से सिर्फ 2 ही, ठीक है, जिन्होंने अच्छे से डिवॉल्व किया है, मतलब नीचे पावर्स को दिया है डी ज्यूर लीगल और डी फैक्टो प्रैक्टिकल, असल में भी और लीगल टर्म्स में भी, थ्योरी में भी और असल में भी, दोनों तरीके से अगर देखें तो।
जैसे स्टेट्स हैं केरला और कर्नाटका, उन्होंने तो प्रोग्रेस, ये तो जो साउथ के स्टेट है ना वो तो बनाते ही रहते हैं, मतलब प्रोग्रेस कहीं ना कहीं टॉप पे मिलेंगे या फिर प्रोग्रेस कर रहे होंगे, यही सब कर रहे होंगे। बाकी फिर आ जाते हैं बीमारू स्टेट्स पर। बीमारू स्टेट कौन से होते हैं? बिहार हो गया, ठीक है, ये निमोनिक है इनका, क्योंकि सरकार यही बोलती है बीमारू स्टेट्स। बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, और क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, ये सब पीछे हैं इन सब चीज़ों में, सब नहीं करना चाह रहे हैं ये। फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, कई सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने भाई ऑपरेशनलाइज ही नहीं किया डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज़ को, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि बॉटम अप प्लानिंग में दिक्कतें आ रही होती हैं, क्योंकि प्लानिंग कमेटी नहीं रही तो क्या चलेगा। बोलने से थोड़ी होता है कि पंचायत बनाएगी सब चीज़ें करती रहेगी, लेकिन उसके लिए जो इंस्टीट्यूशन है उसको तो गठन करो उसका, उसको तो काम करने दो, तब तो काम चलेगा। फिर है स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसमें क्या कहा गया कि भाई नॉन फंक्शनल होना चाहिए, नॉन फंक्शनल होना चाहिए कह रहा हूँ। ये ज़्यादातर जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है ना, ये नॉन फंक्शनल है। मतलब आज के समय में अगर आप स्टेट फाइनेंस कमीशन की अगर हालत देखोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई इसमें खुद ताकत नहीं है, ये क्या रिकमेंड करेगा। अरे फाइनेंस कमीशन के पास पैसा तो होना चाहिए, तब तो वो लोगों को हायर करेगा, चीज़ें एनालाइज करेगा, तब जाके एक अच्छा डिसीजन, अच्छे डिसीजन पे आ पाएगा कि लोकल गवर्नमेंट को कितने पैसे देने चाहिए अलग अलग माध्यम से, ग्रांटीनेट से, टैक्स वाला डिवोल्यूशन, ये सारा देखते हुए। लेकिन ये तो ज़्यादातर नॉन फंक्शनल रहते हैं, और अगर रिकमेंडेशन देते भी हैं तो इग्नोर करती जाती है ना। फिर नीचे एक और डेटा दिखा है, वो भी देख लेना। इलेक्शन और डिलेज तो रहती हैं कि भाई रेगुलर इलेक्शन जो हैं वो मैंडेट होते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर रेगुलर इलेक्शन होती नहीं। रेगुलर मतलब ये नहीं होता कि आज भी कराए, कल भी कराए, परसों भी कराए। रेगुलर मतलब होता है कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद की बात हो रही है, जैसे हर 5 साल पर। ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ सॉल्यूशंस देख लेते हैं, क्या करना है सॉल्यूशन के अंदर। कंप्लायंस ऑडिटिंग कर लेते हैं, ठीक है। इस्टेब्लिश कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे कि नीति आयोग और डेडिकेटेड अथॉरिटी, जो ऑडिट करे स्टेट के अधेरेंस को, किससे रिलेटेड अधेरेंस मचानी है। 73rd अमेंडमेंट प्रोविजन की अधेयर करना है हमें, मतलब मानना है। फिर है परफॉर्मेंस लिंक ग्रांट दे दो, सही बात है, 15th फाइनेंस कमीशन ने भी यही बात बोली थी। डिजिटल मॉनिटरिंग कर लो, जैसे ई ग्राम स्वराज पोर्टल है, इन सब के ज़रिए। फिर फंक्शन पे आते हैं सेकंड चीज़ पर। इसमें क्या है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, पंचायत की। मतलब ये एसेस कर, यहाँ पर हम ये एसेस करते हैं कि कैसे पंचायत जो है फुलफ़िल कर रही है अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या आता है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, सैनिटेशन हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये जो सिविलियन से रिलेटेड है, जो हम लोग को रोज़मर्रा की चीज़ों में चाहिए ही चाहिए होती है। अब वॉशरूम ख़राब हो जाए, मतलब यहाँ का, अब तुम गली से बाहर निकलो, वहाँ गटर एकदम पूरा बाहर तक आ रहा हो, है ना, ओवरफ्लो हो रहा हो, तो कितना गंदा लगेगा। वेस्ट मैनेजमेंट समझ लो, हर जगह कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, तो उसको मैनेज करना है, ठीक है। तो वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, और एजुकेशन हो गया। इशू क्या क्या है, क्या ये ओवरलैप करता है विद लाइन डिपार्टमेंट्स। लाइन डिपार्टमेंट्स मतलब क्या होता है कि पंचायत जो है उनके कई सारे फंक्शंस ना स्टेट कंट्रोल जो होते हैं। लाइन डिपार्टमेंट मतलब, लाइन डिपार्टमेंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर चीज़ को देखने वाले, पब्लिक वर्क वाले या फिर हेल्थ वाले। लेकिन पंचायत में ऐसा नहीं होता, पंचायत के ज़्यादातर फंक्शंस जो दिए गए हैं वो सिविक से रिलेटेड है, लेकिन स्टेट ने भी यही सब चीज़ें बना रखी हैं, स्टेट भी तो सिविक से रिलेटेड काम करता है। तो इन लोगों के काम का ओवरलैप रहता है, तो इस वजह से ना कई बार टसल चलती रहती है कि भाई इनको ये काम करना है, और उस वजह से तुम देखोगे कि भाई ब्लेम गेम भी बहुत चलता रहता है, ठीक है। ऊपर से और क्या है, लिमिटेड ऑटोनॉमी है। पंचायत जो है के पास डिसीजन मेकिंग पावर जो है कई सारे स्टेट्स में है नहीं, है भी तो बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। फिर है वेरिएबिलिटी अक्रॉस स्टेट, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि हर स्टेट अलग है, खैर इसे भी इशू में डाल दिया है, लेकिन ठीक है। फिर स्कीम इम्प्लीमेंटेशन है कि पंचायत जो है मतलब अच्छे से इम्प्लीमेंट करती हैं स्कीम, जैसे कि एमजी नरेगा, आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, स्वच्छ भारत मिशन। लेकिन जो रोल है ना इनका, वो लिमिटेड है सिर्फ एग्जीक्यूशन से। ये प्लान नहीं करती, इनोवेशन नहीं करती, प्लान नहीं करती, इनोवेशन नहीं करती, तो इस वजह से क्या होगा, लोकल नीड्स को समझ तो जाएंगे, लेकिन उसको इन एक्शन कैसे लाओगे, है ना, उसको मटीरियलाइज कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें भी तो है। अब यहाँ कुछ केस स्टडी हैं, ये तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है, जैसे गलीबीडू कर्नाटका का, और ये पेरम पुडप्पा केरल का, दोनों को देख लेना। फिर क्या है, फिर है सॉल्यूशंस, किससे,
स्कीम का कन्वर्जेंस कर दो, मतलब इंटीग्रेट कर दो एमजी नरेगा को विद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से, ठीक है। जिससे लाइवलीहुड भी इंक्रीज़ हो जाएगी और पूरे सर्विस डिलीवरी जो है वो भी अच्छे से हो पाएगी। एक्टिवली मैप करो, है ना, कि भाई कहाँ कितना काम हुआ है, और अकाउंटेबिलिटी आती है इससे, है ना। स्टैचूटरी सर्विसेज लिस्ट है, क्रिएट अ स्टैचूटरी लिस्ट ऑफ सर्विसेज एक्सक्लूसिवली डिलीवर्ड बाय पंचायत एज रिकमेंडेड बाय द डिवोल्यूशन इंडेक्स, ठीक है। आ जाते हैं फाइनेंसिस पर। फाइनेंसिस में क्या है, डिवोल्यूशन एंड फंडिंग सोर्सेज। ये डायमेंशन जो है इवेल्युएट करता है कि किसकी एफिशिएंसी ऑफ फंड डिवोल्यूशन, कितने मतलब कितनी अच्छे से जो फंड है वो नीचे डिवॉल्व किया गया है, मतलब पंचायत वगैरह को दिया गया है, ठीक है। ठीक है। इशू क्या है, डिक्लाइन इन अनटाइड ग्रांट्स। मतलब क्या है, देखो दो तरीके के होते हैं, टाइड ग्रांट और अनटाइड ग्रांट। टाइड ग्रांट में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक काम के लिए पैसा दिया जाता है। अनटाइड में क्या कहा जाता है कि तुम्हारे यहाँ जो लोकल चीज़ें हैं, एक सेकंड या पानी पी लूँगा। ठीक है, कि टाइड होता है, अनटाइड होता है। और टाइड वाले में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड इन लोगों को बोला जाता है कि भाई ये इस चीज़ के लिए मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये दिए और मम्मी ने बोला कि भाई इससे क्या बोलते हैं, जूस ही पीना तुम्हें, ठीक है। तुम्हें बोला ठीक है, अब तुम और जूस ही पी सकते हो अब तुम 100 रुपये का। अब ये मैं ड्रामा करना, बाहर जाऊँगा कुछ भी पी लूँगा। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ गई हैं, बोलिए 100 रुपये है, 100 रुपये का जूस ही पीना है बस। तो मैंने 100 रुपये का जूस पी लिया, ठीक है भाई चलो, है ना। लेकिन अब मम्मी ने दूसरी जगह कहा कि भाई ये लो 200 रुपये और इसका जो मर्जी करो। ये जो मर्जी करो वाला है ना, ये हो गया अनटाइड ग्रांट। और जो जूस पीने को बोला वो हो गया टाइड ग्रांट। मतलब जो पैसा टाइड में मिलेगा वो बोलेगा कि भाई ये स्पेसिफिक काम करना है सैनिटेशन से या कोई स्कीम से रिलेटेड, तो। और दूसरा अनटाइड में क्या होगा कि भाई ठीक है पंचायत, भाई ये लो पैसा, और अपना भी मस्त रहो, हमें भी मस्त रहने दो, ठीक है, जहाँ मर्जी खर्चा करो, हमसे पूछ के थोड़ी करोगे यार, ठीक है। तो ये है, लेकिन जो अनटाइड ग्रांट है ना, वो अब धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अब क्या है, और क्या है, इनके पास ज़्यादा खुद पैसा इकट्ठा करने की पावर नहीं होती है, जैसे मेरे पास इस समय कमाने की पावर नहीं है। तो मैं किस पे डिपेंड हूँ, ग्रांट पे डिपेंड हूँ अपने पिताजी के, है ना। तो मुझे ग्रांट दे देते हैं तो मेरा थोड़ा खर्चा पानी चल जाता है, बस कहने को, है ना। वैसे ही इन लोगों का भी है कि जो 95% पंचायत का फंड जो है वो सेंटर माई बाप से आता है, सेंटर और स्टेट से, ठीक है, और ऊपर से वो भी टाइट ग्रांट आता है। मेरे पिताजी जैसा ही है सब चीज़ें, मतलब कि भाई पैसा तो मिलता है, ऐसा नहीं कहीं भी खर्च कर लो। ऐसा रहता है कि भाई ठीक है, ये पेट्रोल का हो गया, तुम्हारे बाइक है मेरे पास, ठीक है, पेट्रोल का हो गया, ये फिर ये तुम्हारे जूस का हो गया, ये खाने का हो गया, ये पीने का हो गया। ऐसा अपने पास लेवरेज नहीं रहता है। फिर है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो चीज़ें रिपोर्ट है उन सबको भी इग्नोर कर देते हैं ये लोग। रिकमेंडेशन जो है उनको दिया ही नहीं जाता है, दिया तो जाता है मतलब इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। डिलेड डिस्पर्जल है, टाइड नेचर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। फिर यहाँ पर एक केस स्टडी दे रखी है, ठीक है, ये 4 हैं, चारों याद मत करना, 2 कोई पढ़ देना और जाके एग्जाम्पल में चिपका देना एकदम, ठीक है, समझ गए। सॉल्यूशन देख लेते हैं। कॉन्सोलिडेटेड फंड बना दो, किसके लिए, लोकल गवर्नमेंट के लिए। जिससे क्या होगा कि भाई अपने आप ही, जैसे कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, स्टेट कह रहा हूँ, इंडिया है, डायरेक्ट पैसा वहाँ से कुछ चीज़ों का कट जाता है, वैसे इसका भी कर दो, कुछ डायरेक्ट पैसा यहाँ से भी कट जाए, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा इतनी मगजमारी ना हो। और क्या है, लेजिस्लेटिव टाइमलाइन से कि भाई एक मिनिमम टाइमलाइन रख दो कि इतने 15 दिन के अंदर आपको पैसा रिलीज़ करना है या 10 दिन के अंदर करना है, जो भी है ना। और डिजिटाइज कर दो टैक्स कलेक्शन को, जिससे ये लोग भी खुद के मतलब बल पर कुछ टैक्स वगैरह इकट्ठा करें, है ना, फाइन वगैरह इकट्ठा करें, और क्या। फिर फंक्शनरीज में देख लेते हैं, स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस ऑफ किसकी, ऑफिशियल की। मतलब इसके अंदर क्या देखेंगे हम, कैपेसिटी, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर जो पंचायत ऑफिशियल्स के पास है, ठीक है। इशू में क्या है भाई, एजुकेशन और डेटा लिटरेसी बैरियर है, ठीक है। कई सारे लोग जो हैं पढ़े लिखे नहीं रहते, और पढ़े लिखे हुए होते भी हैं तो कम क्वालिफिकेशन होती है, कई लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। प्रॉक्सी लीडरशिप का तो है ही रोल, यहाँ पता ही चल गया, तुम लोगों ने ऊपर पढ़ा ही था। और ये तो अब देखो इंस्टीट्यूशन की बात आ गई तो आने लगे ये लोग ड्रामे पे कि भाई स्टाफ का ना शॉर्टेज हो चुका है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश में, एमपी के पास तो भाई देखो 20% कम टेक्निकल और क्लरिकल स्टाफ है, ठीक है। और भाई तो जब कम है तो भाई भर्ती करो ना, है ना।
ऐ थोड़ी चलता है। फिर है ऑनररी और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, ज़्यादातर स्टेट जो है किस पे, अंडर क्वालिफाइड टेम्परेरी स्टाफ पे भरोसा कर लेते हैं और उन्हीं को रख लेते हैं। उसमें कुछ बोलते हैं ना ठेके पर है, ठेके पर है, वो यही है, ठेके पर है। ठीक है। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, अप टू 60% ऑफ ग्राम पंचायत जो है लैक करता है एडुकेट ऑफिस। देखो सोचो, सोचो भाई, सोचने वाली बात है कि भाई 60% जो ग्राम पंचायत है उनके पास ढंग का ऑफिस नहीं है, और है पैसे तो नहीं है, और है भी तो एकदम ही बेकार है। ठीक है। आईसीटी टूल्स, बेसिक एमिनिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट ही नहीं है, जो हमें देने वाला है उसके पास नहीं है। सोचो क्या चलेगा देश यार। लो ग्राम सभा पार्टिसिपेशन, ग्राम सभा मीटिंग है, विलेज असेंबली आर पुअरली अटेंडेड। हाँ यही सब चीज़ें तो रहती हैं। बस यही है यार, लिमिटेड पब्लिक अवेयरनेस है और क्या। केस स्टडी है यही, फिर से गलीबीदू और उड़ीसा की, इसको पढ़ लेना। सॉल्यूशन देख लेते हैं, मैंडेटरी ट्रेनिंग करा दो इनकी, वर्नाकुलर और ई लर्निंग करा दो। ठीक है, जिससे कि मोबाइल से ही ये लोग अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस हैं ये सब सीख सके। पीयर टू पीयर नॉलेज एक्सचेंज करा दो। ठीक है, जैसे संसद आदर्श ग्राम योजना है, इसमें क्या है कि नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव है ये सब। ठीक है। फिर क्या करा दो, और स्ट्रेंथन कर दो ग्राम सभा को। इसमें क्या करोगे, मैंडेट कर दो मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड एजेंडा डिस्क्लोजर फॉर ग्राम सभा मीटिंग्स टू बूस्ट पार्टिसिपेशंस। फिर क्या है भाई, आ जाओ देख लेते हैं। सोशल ऑडिट करा दो। सोशल ऑडिट से क्या होता है, देखते हो एमजी नरेगा में सोशल ऑडिट होता है। इससे क्या होता है ना, ट्रांसपेरेंसी आती है कि भाई तुम्हें पैसा दिया गया था टैक्स से, इन सब चीज़ों से, तो तुमने किया क्या, बताओ भाई। दो हिसाब कि कहाँ का खर्चा हुआ, क्या क्या चीज़ें बनी, क्या क्या चीज़ें रह गई, सब चीज़ें बताओ। अगर ऐसा मत करो यार। ठीक है। फिर है फ्रेम करो अ यूनियन, अरे यूनियन कह रहा हूँ, एक सिटीजन चार्टर बना डालो। ठीक है। उससे क्या होता है ना भाई कि भाई लोग जो आते हैं उन्हें पता चल जाता है कि भाई कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ से मिलेंगी और वो स्टैंडर्डाइज है कि नहीं है। ठीक है, समझ गए, समझ गए भाई। अब क्या करना है, अब इस कंटेंट को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर ढालने की कोशिश करना, और किसके अंदर, मॉक पेपर के अंदर। ठीक है, चलो बाय।